चिंकी और टूनू बंदर दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी से ज्यादा वो अपने पापा से प्यार करते हैं। दोनों को और चीज खाने के लिए भी तो पैसे पापा से ही मिलते हैं, इसलिए दोनों बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। उनके पापा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, उन्हें कभी रोने नहीं देते थे, ना ही कभी किसी चीज के लिए मना करते थे। हमेशा की तरह आज भी बच्चों की मम्मी उन्हें सुबह उठाने के लिए आई। अरे बच्चों उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हें स्कूल के लिए तैयार भी होना है ना, चलो जल्दी से उठ जाओ। नहीं मम्मी, हमें अभी बहुत नींद आ रही है, हमें अभी मत उठाओ, थोड़ी देर के बाद उठेंगे, आप जाओ यहाँ से। चुपचाप उठो और स्कूल जाओ, मुझे कोई बहाना मत सुनाओ, समझे ना? स्कूल जाना है मतलब जाना है, बस चलो उठो और तैयार हो। तभी वहाँ पर बच्चों के पापा आ जाते हैं और वे मम्मी से कहते हैं, अरे अरे बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो तुम? बच्चों को कभी उठने का मन नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ी देर और सोने दो, अभी तो टाइम बचा हुआ है ना। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाऊंगा, वो लेट नहीं होंगे। आपने ही बच्चों को बिगाड़ा हुआ है, इतना प्यार भी सही नहीं है कि आपको बच्चों का आलस भी नहीं दिख रहा है। अरे ये आलस नहीं है तो बच्चों की नादानी है जो हमने भी अपने बचपन में की है। बच्चे खुश होकर और थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अब एक दिन बच्चों के पापा को अचानक से ऑफिस का काम पड़ गया, तो एक दिन पापा बच्चों से कहते हैं, बच्चों आज मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और एक हफ्ते तक वापस लौटूंगा, तब तक तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। और हाँ, मैंने नानी को भी फोन करके बुला लिया है, वो आएंगी तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। मगर पापा हमें तो कोई भी नहीं चाहिए, आपके सिवा हमें कोई नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे हो, हमारे पास रहो ना पापा, कहीं मत जाओ ना। बच्चों अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हें नए नए खिलौने कहाँ से दिलवाऊंगा, और मम्मी भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। चलो अब मम्मी की बातें मानना, ठीक है? बाय बाय बच्चों। पापा बच्चों को जाते समय कुछ पैसे दे जाते हैं, मगर बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। फिर अगले दिन, उठो बच्चों, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी अभी और सोने दो ना, पापा भी तो हमें सोने देते हैं ना, और टाइम पर स्कूल भी छोड़ देते हैं, हम कभी लेट भी नहीं होते हैं। मैं तुम्हारी पापा नहीं हूँ तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं जाऊंगी। बच्चे उठकर तैयार हो जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं। रुको, मैंने गाड़ी बुलाई, उसमें बैठकर चले जाना तुम दोनों। मम्मी हमारे बैग्स को तो गाड़ी में रख दो, पापा हमारे बैग्स खुद रखते हैं। अपना काम खुद करो, मैं तुम्हारी पापा की जैसी नहीं हूँ, समझे ना? अब जाओ, गाड़ी आ गई है। हमें नहीं जाना किसी भी गाड़ी में, हम खुद चले जाएंगे। मगर कैसे? चिंटू भी स्कूल जा रहा है ना, उसके पापा के साथ चले जाएंगे और आप भी जाएंगे उनके साथ छुट्टी में, आप हमारी चिंता मत करो। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो चिंटू आता है और कहता है, दोस्तों मेरे पापा तो काम से चले गए हैं, मम्मी ही मुझे लेने आई है और गाड़ी में सिर्फ एक ही बैठ सकता है। मैं एक काम करता हूँ, घर जाकर तुम्हारी मम्मी से बता दूंगा, तुम्हें लेने आ जाएंगी। कोई जरूरत नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। बच्चे गुस्से में पैदल जा रहे थे, तभी उन्हें कचौड़ी की दुकान दिखती है और वे वहाँ कचौड़ी खाने लगते हैं। हमें मम्मी के लिए भी ले लेनी चाहिए ना, उन्हें बहुत पसंद है। नहीं, हम उनके बारे में क्यों सोचे, क्या वो हम लेने के बारे में सोची थी? वो आई थी हमें लेने। दोनों बच्चे गुस्से में घर जाते हैं तो उनकी नानी कहती है, बच्चों तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी हमारे साथ क्यों आएंगी नानी? अरे वो तो तुम्हें लेने गई थी, जब चिंटू ने बताया कि वो नहीं आ सके तो साथ में तुम्हारी मम्मी लेने गई थी। बच्चे अपने रूम में जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है, मगर मम्मी अभी तक घर नहीं आती। ऐसे ही रात हो जाती है और मम्मी घर आती है। अरे तू कहाँ रह गई थी अब तक? माँ वो मैं बच्चों को लेने गई थी, मगर बच्चे चले गए थे, तो मैं घर आते हुए इनके लिए कचौड़ी लेने लगी, वहाँ बहुत भीड़ थी इसलिए समय लग गया माँ। बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर उन्हें गले से लग जाते हैं और अब वे मम्मी के प्यार का एहसास हो जाता है। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी, हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचें? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो
अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में। ऐसे हरिया बोलता है तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते नहीं? वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना। हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा? उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छीलकर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं। ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया। अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। महापुर के जंगल में MBA का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन MBA में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, बबलू तो MBA करना चाहता था, लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। हरिया, तुम पढ़ाई कर लो। असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू, तू कॉलेज क्या
बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा, मैं अपना खुद का काम करूँगा। और MBA भी तो यही सिखाता है, खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली MBA। अरे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया। तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि MBA में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। एक गांव की नदी के किनारे जाबाज रहता था। जाबाज का बेटा बबलू और बहू बबली की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उनकी बेटी पीलू को जाबाज बहुत प्यार से पालता पोसता था। जाबाज नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता था, उन्हें बाजार में बेचता था और उन पैसों से वो पीलू की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा चलाता था। पीलू अब बड़ी हो गई तो जाबाज उसे बोला, पीलू, तू अब बड़ी हो गई है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुझे मछलियाँ पकड़ना सिखा देता हूँ। पता नहीं कब तक मैं इस दुनिया में हूँ। कम से कम तुझे तेरे पैरों में तो खड़ा कर दूँ, उसके बाद तेरी शादी करवा दूँ, बस। दादाजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर कुछ न कुछ काम कर ही लूंगी। लेकिन जल्दी ही जाबाज की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर में पड़ जाता है। मैं मछली पकड़ने का काम करूंगी दादाजी। बेटी, मछली पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन पीलू फिर भी मछली पकड़ने के लिए नदी में जाती है, मगर उस दिन उसे मछली नहीं मिलती है। पीलू इसके बाद मजदूरी का काम करने का कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं कर पाती है। किसी दुकान में सेल्स गर्ल का काम करने के लिए ज्वाइन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? दादाजी, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए ना, लगता है वही मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है। फिर जाबाज पीलू को नदी के किनारे लेकर जाता है। देखो पीलू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। अब तक तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू वो काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं हो। ये खानदानी राज है जिसकी मदद से हम मछलियाँ पकड़ते हैं। ऐसा क्या
जहाज है दादाजी? मछली पकड़ने के लिए मैं नूडल्स का इस्तेमाल करता हूँ। फिर जाबाज पीलू को नूडल से मछली पकड़ना सिखाता है। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पीलू मछली पकड़ने लगती है। इसके बाद पीलू खुद से मछली पकड़ने आ जाया करती थी। दादाजी देखिए, मैं ये पैसे कमा के लाई हूँ आज की मछली पकड़ने से। वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर पीलू की शादी जाबाज अपने दोस्त के पोते से करवा देता है और पीलू और उसका पति मछलियों का बड़ा सा कारोबार शुरू कर देते हैं। अब पीलू अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चिंकू पीहू भी अपने अपने बेड पर कंबल ताने पड़े हुए हैं। तभी उनकी मम्मी उनके पास आती है। बच्चों उठो, चलो जल्दी स्कूल जाना है। सोने दो ना मम्मी, बहुत अच्छा मौसम है। मौसम तो अच्छा है बच्चों, पर स्कूल भी तो जाना है। चलो जल्दी उठो। दोनों बच्चे अंगड़ाई लेते हुए उठते हैं। मम्मी आज तो बहुत ठंड है। हाँ बच्चों, ठंड शुरू हो चुकी है, इसलिए मौसम ठंडा होता जा रहा है। और तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे सर्दियों के कपड़े निकाल दिए हैं। ये लो अपने अपने स्वेटर पहन लो। थैंक यू मम्मी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। बेटा मम्मी हूँ ना, इसलिए रखना पड़ता है। बच्चे गरम गरम पानी में नहाते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। मम्मी बच्चों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर लाती है और बच्चे उसे बड़े ही मजे से खाते हैं। अरे पीहू की मम्मी, आज तो तुमने बहुत अच्छा किया जो आलू के पराठे बना लिए। इन्हें खाकर तो बहुत गर्मी सी महसूस हो रही है। हाँ पापा, आलू के पराठे ठंड को कम करते हैं। बच्चे ब्रेकफास्ट करके अपने अपने स्कूल चले जाते हैं। मम्मी घर में रहकर झाड़ू पोछा लगाने लगती है। कुछ देर बाद उनकी पड़ोसन चुनचुन लोमड़ी उनके पास आती है और पीहू की मम्मी से कहती है, अरे पीहू की मम्मी, तुम घर के कामों में लगी हो। अरे घर के काम नहीं करूँ तो क्या करूँ। हाँ वो तो बात है ही। वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या सुबह सुबह तुम हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलोगी। सोसाइटी के सभी लोग सुबह वॉक पर चलने वाले हैं। इतनी ठंड में सुबह सुबह, वो भी वॉक। और क्या, ठंड में वॉक करने का अलग ही मजा है। चलो कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। बच्चे और पापा घर आ जाते हैं तो मम्मी उनको मॉर्निंग वॉक के बारे में बताती है। बच्चे वॉक की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी पीहू कहती है, मम्मी हम भी आपके साथ चलेंगे और योगा करेंगे। हमारे टीचर ने हमसे कहा है कि हमें सुबह सुबह योगा करना चाहिए, उसका बहुत फायदा होता है। हाँ मम्मी, मैं भी चलूँगा। अगली सुबह 5 बजे मम्मी पापा और बच्चे जाग जाते हैं और अपने अपने जैकेट्स डालकर वॉक पर निकल जाते हैं। सोसाइटी के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी पार्क पहुंचते हैं और योगा करते हैं। चारों तरफ धुंध थी, कोहरा छाया हुआ था और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। योगा करने के बाद वो सभी घर आने लगते हैं। तब चिंकू और पीहू देखते हैं कि कुछ लोग आग जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं। सोसाइटी पहुंचकर वो भी आग जलाते हैं और बैठकर तापने लगते हैं। पापा आज तो आपको मूंगफली जरूर लेकर आना है, ठंड में उसे खाने का मजा ही अलग है। ठीक है बच्चों, मैं ले आऊँगा। और कुछ? नहीं पापा, और कुछ नहीं। पीहू की मम्मी सभी के लिए साग और बाजरे की रोटी बनाती है और साथ में गुड़ भी देती है। ठंड में कितना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है ना पापा। हाँ पीहू, वैसे पीहू की मम्मी सुनती हो क्या, रात को गाजर का हलवा बना देना, बहुत मन है। ठीक है, बना दूंगी। यही तो दिन है खाने के। ठंड में बच्चों को नए नए भोजन खाने को मिलते हैं जिससे वो बहुत खुश रहते हैं। क्रिसमस डे था। मोहल्ले के सभी बच्चे इकट्ठे होकर खेल रहे थे। उन बच्चों के साथ टिंकू और पिंकी भी खेल रहे थे। तभी उनके सोसाइटी के एक अंकल उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? आज क्रिसमस है, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? हम क्या करें? चलो एक कंपटीशन करते हैं। आप सभी बच्चे मिलकर अपना अपना क्रिसमस ट्री सजाओ। जो भी बच्चा सबसे अच्छा क्रिसमस ट्री सजाएगा उसे मैं गिफ्ट दूंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और भागते हुए अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने लगते हैं। टिंकू और पिंकी भी अपने मम्मी पापा से पैसे मांगते हैं। पापा हमें क्रिसमस ट्री सजाना है, पैसे दो ना। ये लो। ये तो बहुत कम है, इनसे क्या होगा? तो कितने चाहिए? पापा ज्यादा पैसे दो ना, इतने में कुछ नहीं आएगा। 500 रुपए देकर
टिंकू पिंकी को देते हैं। टिंकू पिंकी वो पैसे लेकर बाजार चले जाते हैं और क्रिसमस ट्री देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक दुकान में एक क्रिसमस ट्री दिखाई देता है। तभी दो बच्चे उस दुकान वाले के पास आते हैं। मालिक, हमें कुछ खाने को दे दो ना, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, आपका बड़ा उपकार होगा। ए, भागो यहाँ से, सुबह सुबह आ जाते हैं बोनी खराब करनी, चलो निकलो यहाँ से। दुकान वाला बच्चे को धक्के मारकर आगे बढ़ा देता है। ये देख पिंकी और टिंकू को बहुत बुरा लगता है। पिंकी टिंकू से कहती है, भाई हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। पेड़ का क्या है, एक बार सजाएंगे और फिर ये कोने में पड़ा रहेगा। वही अगर हम इन गरीब बच्चों की मदद करेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा और भगवान जी भी बहुत खुश होंगे। हाँ पिंकी, मैं भी यही सोच रहा था। बच्चे क्रिसमस ट्री न लेकर सेंटा की ड्रेस ले लेते हैं और कुछ खाने की चीजें भी खरीद लेते हैं। उसके बाद वो उन सभी गरीब बच्चों के पास जाते हैं और उन्हें एक एक करके वो चीजें देने लगते हैं। लो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो एक गुब्बारा चाहिए। भाई इसको एक गुब्बारा दे दो ना। टिंकू से गुब्बारा दे देता है। टिंकू और पिंकी बच्चों के बीच वो सारे तोहफे बांट देते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सारे बच्चे अपने अपने क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। तभी वो अंकल आते हैं और सभी की ट्रीज देखते हैं और स्टेज पर जाते हैं और कहते हैं, आज के कंपटीशन में सभी बच्चों ने भाग लिया, बस पिंकी और टिंकू ने नहीं। खैर, आज के विनर का नाम बताते हैं। आज के विनर का नाम है पिंकू। पिंकू ने सबसे सुंदर क्रिसमस ट्री सजाया है, इसलिए आज का विनर पिंकू है। पर एक मिनट, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। टिंकू और पिंकी ने भले ही कंपटीशन में भाग नहीं लिया, पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब मैं अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था तो मैंने देखा ये दोनों बच्चे सेंटा की ड्रेस पहनकर खाने की चीजें खरीद रहे थे। मैंने पीछा किया तो पाया कि ये गरीब बच्चों के बीच वो गिफ्ट बांट रहे थे, जो बहुत अच्छा काम है। बच्चों, स्टेज पर आओ। टिंकू और पिंकी स्टेज पर जाते हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। बच्चों, मुझे तुम पर फक्र है। तुमने आज सही मायने में क्रिसमस मनाया है, गरीब बच्चों को भी गिफ्ट दिया, ये बहुत बड़ी बात है। टिंकू और पिंकी भी आज मदद करके बहुत खुश थे और रात को उन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा और बहुत मस्ती की। एक बार की बात है, सोनू लोमड़ अपनी बहन चिंकी बंदरिया और मम्मी मोना गीदड़ और पापा महेश के साथ शॉपिंग करते हुए बाजार से घर आ रहा था। तभी महेश अपने बच्चों और पत्नी से कहता है, क्यों ना इस संडे हम सभी घूमने चले? बहुत समय हो गया है हमें कहीं भी घूमने गए हुए और बच्चे भी घर पर पड़े पड़े बोर हो गए होंगे। क्यों है ना बच्चों? हाँ पापा, हम घर में पड़े पड़े बोर हो गए हैं। हम इस संडे घूमना चाहते हैं और आप हमें कहाँ पर लेके जाओगे पापा? घूमने के लिए बताओ ना। बच्चों, मैं तो तुम्हें कहीं भी घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा कहाँ पर घूमने का मन है। हम वहीं चलेंगे ताकि तुम्हें बहुत अच्छा लगे। पापा, हम सभी आपके साथ इंडिया गेट घूमना चाहते हैं। आप हमें घुमाने के लिए इंडिया गेट ही लेकर चलिए। मुझे तो पता ही था तुम यही बोलोगे, कब से तुमने यही जिद कर रखी है। चलो अब इस संडे हम इंडिया गेट ही घूमने चलते हैं। अब बच्चे राजी हैं तो क्या कर सकते हैं। दिन बीते और संडे आ गया। सभी घूमने जाने के लिए तैयार थे। सभी घर से बाहर निकलकर एक ऑटो पकड़ते हैं और उसमें बैठकर घूमने के लिए चल देते हैं। शाम हो जाती है। वो लोग घूमने के बाद घर आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जाम होने की वजह से उनका ऑटो एक पोस्ट ऑफिस के सामने रुक जाता है। सोनू उस ऑफिस को देखकर कहता है, पापा ये कौन सा ऑफिस है? अरे सोनू पढ़ो तो, ये पोस्ट ऑफिस है। मगर पोस्ट ऑफिस किस लिए होता है? तभी उनका ऑटो रिक्शा आगे चलने लगता है और वह घर जाने लगते हैं। तो उनकी मम्मी उनसे कहती है, बच्चों तुम्हें पोस्ट ऑफिस के बारे में जानना है ना? चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास पोस्ट ऑफिस से जुड़ा एक काम है। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि पोस्ट ऑफिस किस लिए होता है और इनका क्या काम होता है। घूमने की वजह से बच्चे बहुत थक जाते हैं, इसलिए वे घर जाते ही अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन मोना गीदड़ के पास उसकी बहन आरती का फोन आता है। तभी चिंकी कहती है, मम्मी मौसी का फोन आ रहा है। फोन उठाओ चिंकी और मौसी से बात करो। मैं अभी काम कर रही हूँ, उसके बाद उनसे बात करती हूँ। ठीक है मम्मी। चिंकी फोन उठा लेती है और कहती है, हेलो बेटा चिंकी।
हाँ मौसी। बेटी तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मौसी मम्मी तो अभी काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूं। अच्छा बेटा, तो अपनी मम्मी से पूछकर बता देना मुझे कि मैंने जो पार्सल भेजा था वह मिला क्या? ठीक है मौसी, मैं आपको पूछकर बता दूंगी। थोड़ी देर बाद चिंकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मौसी पूछ रही है आपको उनका पार्सल मिला क्या? नहीं बेटा, जाओ सोनू को भी बुला के लाओ। आज तुम दोनों के पास पोस्ट ऑफिस में जाकर मौसी के पार्सल के बारे में पूछने का काम है। ठीक है मम्मी। दोनों पोस्ट ऑफिस के लिए चल देते हैं। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं। कहीं पर स्पीड पोस्ट लिखा है, कहीं पर पोस्ट लिखा है, कहीं पर मनी ऑर्डर लिखा है। उन्हें इंक्वायरी का काउंटर दिखा तो वे दोनों वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, मैडम मेरी मौसी ने कोई पार्सल भेजा था, वह आ गया क्या? बच्चे ऐसे पार्सल के बारे में नहीं पता चलता है। तुम मुझे पहले अपनी मौसी का नाम और एड्रेस बताओ, तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगी। मैडम मौसी का नाम तो आरती है, मगर हमें एड्रेस नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम घर जाकर अपनी मम्मी से अच्छे से पूछ कर आना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है मैडम। वे दोनों घर जाकर अपनी मम्मी से बताते हैं। मम्मी बच्चों को कस्टमर ID लिख कर देती है और वे दोनों फिर से पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं। ये लीजिए मैडम, और अब हमें बताइए कि हमारा पार्सल कहाँ है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुको, मैं कंप्यूटर में चेक करके बताती हूँ। बिल्ली कंप्यूटर पर चेक करने के बाद कहती है, बच्चों तुम्हारा पार्सल 2 दिन बाद तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। किसी प्रॉब्लम की वजह से वह थोड़ा लेट हो गया है, मगर 2 दिन बाद वे तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। और अब तुम फिक्र मत करो बच्चों, और घर जाकर अपनी मम्मी से बता दो, ठीक है? दोनों भागते हुए घर जाते हैं और खुशी खुशी अपनी मम्मी से सब बता देते हैं। तो देखा ना बच्चों, अब तुम्हें पता चल गया ना कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है। पोस्ट ऑफिस की मदद से हम कोई भी सामान कहीं पर भी भेज सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। हाँ मम्मी, अब हम समझ गए हैं कि पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है। तो दोनों बच्चे आज पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें आज एक नई चीज के बारे में पता चला था। राहुल बंदर और सपना खरगोश दोनों बहुत शरारती बच्चे थे। इन दोनों को जितना भी घुमा इन्हें हमेशा ही कम लगता था। आखिर वैसे भी बच्चे ही तो थे। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। एक दिन वहाँ से लौटते हुए बारिश होने लगती है। सभी बच्चे बारिश के पानी में उछलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि कुछ बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रहे थे। उन्हें देखकर वह भी नाव बनाते हैं और पानी में तैराते हैं। अरे राहुल भैया, अब बहुत मस्ती हो गई है, चलो घर चलते हैं, हमें बहुत देर हो गई है, मम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ सपना, मैं तो बारिश के चक्कर में घर जाना ही भूल गया था। चलो अब जल्दी से चले, वरना मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी और हमें बहुत डांट पड़ेगी। दोनों बच्चे घर जाते हैं तो उनकी मम्मी पिंकी हिरन बहुत गुस्से में होती है और बच्चों के घर आते ही वे उन्हें डांटना शुरू कर देती है। कहाँ थे तुम दोनों, इतना लेट कैसे हुए? मम्मी वो हम बारिश में थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, बस इसलिए लेट हो गए। अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे मम्मी, हमें माफ कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, अब पहले नहा लो अच्छे से, बारिश का पानी बहुत गंदा होता है और तुम उसी में से निकल कर आ रहे हो। चलो फिर उसके बाद खाना खा लो, चलो आओ। दोनों बच्चे अच्छे से नहाकर खाना खाने लग जाते हैं। शाम को उनके पापा कैलाश हाथी घर पर आते हैं। बच्चे टीवी देख रहे थे, तभी वे देखते हैं कि टीवी में एक बोट पर सभी बहुत मजे कर रहे हैं। तो इसे देखकर बच्चे अपने पापा से कहते हैं, पापा आपने हमें बाइक पर घुमाया और एरोप्लेन में भी, मगर आपने हमें अभी तक पानी की बोट की सवारी नहीं कराई। बच्चों तुम तो अभी बहुत छोटे हो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मगर मैं खुद अभी तक पानी का सफर नहीं किया हूँ। पापा हमें कुछ नहीं पता, हमें तो घूमना है बस। बच्चों पापा ने मना किया ना, जिद नहीं करते। चलो अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, चलो। दोनों बच्चे उदास होकर गीली आंखों से अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वह अपने स्कूल से लौटते हैं तो एक दिन उनके पापा उनसे कहते हैं, बच्चों आज से हम सभी में से कोई भी जमीन पर ना तो कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। ये सुनकर बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि पापा ने क्या कहा। तब पिंकी बच्चों से कहती है, अरे पापा हमें कल ही पानी की सैर करवाने के लिए ले जा रहे हैं बच्चों। पापा ने हमारे लिए एक क्रूज की टिकट बुक की है और हम वहाँ पर पूरा 1 हफ्ता रहेंगे। क्या
सच में पापा? हाँ बच्चों। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने झूमने लगते हैं। अगले दिन वे अपने पापा के साथ एक क्रूज पर जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों ये तो कुछ भी नहीं, हमारा रूम भी बहुत अच्छा है। और चलो वो दिखाता हूँ। सभी रूम के अंदर जाते हैं तो वे देखकर चौंक जाते हैं। वे बिल्कुल एक 5 स्टार के जैसा लग रहा था। बहुत ही सुंदर लाइटिंग हो रखी थी और बेड भी बहुत अच्छा था। पापा ये तो सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है। और ये बेड तो देखो पापा कितना मुलायम है। थोड़ी देर में क्रूज चलने लगता है तो राहुल घबरा जाता है और कहता है, पापा भूकंप। बेटा भूकंप नहीं है, भूल गए हम क्रूज पर हैं और अभी ये स्टार्ट हुआ है। शाम होते ही सभी क्रूज के अंदर के होटल में जाकर खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। क्रूज में एक स्विमिंग पूल भी था जहाँ सब मजे कर रहे थे। पिंकी और बच्चों तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पर इतनी रात में पापा आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मेरे पीछे पीछे आओ बच्चों। वे उन्हें क्रूज में टॉप व्यू पर ले जाते हैं। सभी देखते हैं कि समुद्र में बहुत सारी डॉल्फिन पानी में बाहर आ रही हैं और लंबी लंबी छलांगे मार रही हैं। पानी में ये देखने से बहुत अच्छा लग रहा था और इसे देखकर बच्चे भी बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।